हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। खास करके जो मैथ्स है वो आपका वो मेरे साथ इस चैनल के साथ वो बहुत अच्छा जा रहा है। मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को सॉल्व कर रहे हैं और इसकी हमने सभी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया है। अब मेनली हमारी एक ही एक्सरसाइज रहती है सबसे इंपॉर्टेंट, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अच्छी बात यही है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमें नया कुछ नहीं सीखना, जो भी हम सीख के आए हैं उसको जस्ट हमें प्रैक्टिस करना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, कोई भी चैप्टर हो, इजी हो टफ हो, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उसकी लास्ट वाली एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स बोल लो। इसमें से आपको एग्जाम्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स को, एक्सरसाइज को आपने बहुत ध्यान से करना है। देखो, ये जो चैप्टर है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का इसमें से पेपर आ सकता है आपको, और मैंने इस पर पूरे एफर्ट्स लगाए हैं क्योंकि इसमें नॉर्मली बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर में से। तो आपको याद ही है, अगर आपको सबसे पहले 6.1 में हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ किया था, जस्ट एक बार रिकॉल कर रहे हैं छोटा सा, तो उसमें मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस, एक मैपिंग, जो मर्जी बोल लो, वो दिया था। उसके बाद हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव के अंदर। इसमें भी हमने एक मैपिंग को फॉलो, एक थॉट प्रोसेस को फॉलो किया था। अब उसके बाद बेसिकली हमने किया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अंदर मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दिया था कि हम क्वेश्चंस को किस तरह से सोचेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर बाद में एक इजी सा चैप्टर था 6.4 एक्सरसाइज, वो थी अप्रॉक्सीमेशन। अब अप्रॉक्सीमेशन चाहे इजी है बट उसमें मैंने आपको मैपिंग देने की कोशिश की है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब उसमें मैंने आपको, वो थी मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैपिंग जो है आपकी, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस थे। सबसे इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में भी जितने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा और मिनिमा के अंदर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो आपको 5 या 6 मार्क्स में, डिपेंडिंग अपॉन आप किस बोर्ड से हो, वो आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए इस पूरे चैप्टर को आई होप आपने बहुत ध्यान से समझा है और आपको समझ आ भी चुका है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपका हमेशा आंसर करने की कोशिश करता हूँ। अब उसी पॉजिटिविटी और उसी एनर्जी के साथ देखो, हमने एक मोटिवेशन आपके लिए कि हमने नया कुछ नहीं सीखना, जो है वो प्रैक्टिस करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होते हैं, हमें पता नहीं रहता कि किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही इसकी सबसे अच्छी बात है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाती है एक्सरसाइज कि आपने किसी चैप्टर को कितने अच्छे से किया। तो एक पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 42। अब इसको करवाने से पहले ही बता दूं, छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर आप इसका एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखोगे, बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बट एक्चुअल में ना बहुत से बच्चों को इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं है। वो जस्ट क्रैम कर लेते हैं, वो अलग बात है, बट इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन पता ही नहीं है। अगर इसको मैं और भी मतलब कि अच्छे तरीके से कहना चाहूँ अपनी बात को, तो हो सकता है कुछ साइंस स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, बट जो और फील्ड के बच्चे होते हैं, जैसे कॉमर्स फील्ड के या आर्ट्स फील्ड के, जो मैथ्स अकेला पढ़ रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन कई बार समझ में नहीं आता। अगर आप देख रहे हो वहाँ पर वेलोसिटी वगैरह का यूज़ किया गया है, तो मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगा कि वेलोसिटी क्या होती है, सब कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट पी एट टाइम 0। किसी का पॉइंट से कार स्टार्ट होती है टाइम 0 पर, टाइम मतलब स्टार्टिंग में 0 है, t सेकेंड्स, एंड स्टॉप्स एट पॉइंट q। कुछ आगे जाती है और वहाँ पर जाके रुक जाती है। द डिस्टेंस x इन मीटर्स covered by it in t seconds is given by x is equal to t square into 2 minus t by 3. Find the time taken by it to reach the q point and also find the distance between p and q. तो क्वेश्चन कुछ इतना मुश्किल नहीं है। देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो,
एक पॉइंट है P, यहाँ से कार स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है, यहाँ पर आके रुक जाती है। यहाँ पर देखो ये कार जा रही है, यहाँ पर जाके रुक गई। अब ये डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस का मतलब तो आप समझते ही होंगे, डिस्टेंस कुछ कवर किया, उसको कुछ टाइम लगा, तो ये कुछ फॉर्मूला दिया गया। अब इस फॉर्मूले से मतलब यही है कि अगर मान लो 1 सेकेंड लगा है, यहाँ पर 0 सेकेंड की बात कर रहे हैं ना, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ आपने करना नहीं है। 6 - 1 5/3, तो 5/3 मीटर या जो भी है यूनिट्स, इसका डिस्टेंस कवर हो गया। सेम वे से अगर आप टी को 2 फिल करोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए है, 4 3 2 6, 6 - 2 4/3, तो कितना आएगा 16/3 यूनिट्स। तो इस तरह से मतलब कि एक्स टी की वैल्यू हम फिल कर रहे हैं, मतलब टी के चेंज होने से एक्स भी चेंज हो रहा है। मतलब ये फंक्शन इसलिए हमें दिया गया है। देखो नॉर्मली हम, देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखो, मैं टी की वैल्यू डिफरेंट फिल करता जा रहा हूँ, एक्स में डिफरेंट आंसर आते जा रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान से समझो तो एक्स जो है वो टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा है, कि एक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है। तो बेसिकली ये ध्यान से देखो, एक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब 6.1 का क्वेश्चन है। आई होप पहले आपको ये बात क्लियर है कि किस एक्सरसाइज में से हमें क्वेश्चन पूछा गया। नॉर्मल भी देखो कोई इंक्रीजिंग की बात नहीं हो रही, अप्रॉक्सीमेशन तो छोड़ ही दो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बात नहीं हो रही, ना ही इसमें मैक्सिमा मिनिमा की बात हो रही है। तो मतलब ये 6.1 का क्वेश्चन है। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमेशा पहले जाके एग्जाम में यही चेक करोगे कि हमेशा ये सोचा करो कि ये किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद हम अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये फंक्शन हमें इसलिए गिवन है क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस होते हैं रेट ऑफ चेंज के या किसी भी तरह के, उसमें हमें वॉल्यूम दिया होता है कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है, एरिया चेंज कर रहा है, तो वहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का या वॉल्यूम का। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला दिया गया। आई होप इतना क्लियर है आपको। अब टाइम निकालना है, इसको यहाँ तक कार को पहुँचने में टाइम कितना लगा है और ये डिस्टेंस कितना कवर कर चुका है। तो बेसिकली अगर हम टाइम निकाल लें तो टाइम की वैल्यू मैं फिल कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो चलो ऐसा करते हैं, एक चीज़ लिखते हैं हम। सबसे पहले अगर आपको याद है हमारी मैपिंग कहती है डायग्राम इफ नीडेड, तो ऐसा करते हैं, डायग्राम भी मैं बना देता हूँ और उसके बाद आइडेंटिफाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और डायग्राम क्या है वो हम बना लेते हैं। डायग्राम वैसे कुछ जरूरी नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब देखो ये आपकी मतलब कि डायग्राम मैंने वैसे ही बना ली कि ये कोई कार है, ये P से लेके Q तक जा रही है। टाइम कितना है, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड्स, आपको बताइए यहाँ पर सेकेंड्स भी लिख लो, ठीक है, 0 सेकेंड्स। ठीक, अब हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बता ही दिया टी है, क्योंकि टी के चेंज होने से एक्स चेंज होगा, मतलब डिस्टेंस चेंज होगा। अब गिवन लिखते हैं। अब आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है कि सबसे पहले, चलो मैं दिखा भी देता हूँ, अब आप भूल गए होगे 6.1 में हमें सब कुछ पता था। डायग्राम आइडेंटिफाइड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी होगा गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें x = t² 2 - t/3, तो ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो ये हमें एक फॉर्मूला गिवन है यहाँ पर। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आपको कंफ्यूज कर सकती है, इसलिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अब नॉर्मली देखो आपका सोल्यूशन एनसीईआरटी में आपके सामने, वहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है। तो जो मतलब कि जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे नहीं होते, जैसे वो नॉन मेडिकल के नहीं हैं, वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो नॉर्मली हमने सुना होता है कि एक्स डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो उसको तो हम स्पीड बोलते हैं। ये बहुत मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि हम सभी बच्चे इसी तरह से सोचते हैं। आपने देखा भी होगा, आपके पास 2 व्हीलर या कोई भी व्हीकल आप चलाते हो तो वहाँ पर लिखा होता है, स्पीडोमीटर होता है km/h, मतलब किलोमीटर पर आवर, कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने आवर में, तो स्पीड। तो
तो यहाँ पर फिर वेलोसिटी क्यों लगाई गई है, तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में इतना क्लैरिटी से नहीं पता होता, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। देखो नॉर्मली हमने जो स्पीड के क्वेश्चंस किए होते हैं वो इस तरह से होते हैं। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर मतलब वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, तो हमें पता ही है 200 किलोमीटर। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब एक लॉजिकल बात सोचने वाली है, ये हो गए हमारे 10th लेवल तक के क्वेश्चन, या समझने की बात बहुत छोटे से लेवल के क्वेश्चन है। क्या अगर मैं आपको कहूं कि आपने बाइक पे कहीं पर जाना है, ठीक है, तो क्या आपकी हमेशा स्पीड यही रहेगी 100 किलोमीटर पर आवर? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। अब ये तो हमने क्वेश्चन निकाल लिया, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुई, उसने यहाँ तक जाना है, क्या वो ट्रेन ऐसे जाएगी और एकदम रुक जाएगी? नहीं, ऐसे तो नहीं जाएगी ना। ट्रेन यहाँ से पहले स्टार्ट होगी धीरे धीरे, फिर तेज़ हो जाएगी, फिर यहाँ पर रुकने के लिए फिर से धीरे 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 फिर जाके रुकेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चों 100 किलोमीटर पर आवर वो वैसे ही हमें एक एवरेज स्पीड दे दी उसकी, और 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर जाती है, तो 2 आवर में वो 200, ये हमने अंदाज़ा एक लगा लिया। तो वेलोसिटी का कंसेप्ट कब लगता है? देखो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसका मतलब पता क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब? कि कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक गई है, स्पीड से उसका कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर कम है। देखो तभी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वेलोसिटी का कंसेप्ट क्यों लगाया। देखो स्पीड तो ये होगी कि उसने 100 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, यहीं से फुल स्पीड में गई और यहाँ पर जाके रुक गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी एक कार है, वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसे ऐसे करते जाएगी और यहाँ पर रुकने के लिए धीरे 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 जाके अपने आप जाके रुक जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, मतलब हमें ये देखना है हमारी कार P पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, Q पॉइंट तक चलेगी, मतलब इसने इतना डिस्प्लेस कर लिया, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हम वेलोसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं। वेलोसिटी कितनी होती है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, मतलब हमारी जो कार है वो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, we know velocity is equal to displacement upon time। तो ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज v मतलब वेलोसिटी कितनी होती है? dx/dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x मतलब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारी कार यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस ही हो रही है ना। देखो मैंने आपको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ, स्पीड क्यों नहीं लगा सकते यहाँ पर? क्योंकि स्पीड हमेशा एक जैसी नहीं होती। तो हमारी कार बस यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई है, डिस्प्लेस कर दिया हमने उसको। तो यहाँ से स्टार्ट हुई, धीरे 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 करते यहाँ पर आते आते धीरे 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 आके रुक गई। तो इसलिए वेलोसिटी ये ज़्यादा अच्छा मतलब कि एक टर्म है जो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें एक और चीज़ आपको समझानी है। देखो एट पॉइंट Q आप मेरे को बताओ, एट पॉइंट Q V मतलब, क्योंकि ये बात जो है ये हिडन है, यही इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाती है। एक तो वेलोसिटी और स्पीड का कंसेप्ट, दूसरा ये वाला जो मैं लिखने वाला हूँ, तो ये कितनी आएगी? 0। अब मैंने 0 क्यों लिखी है? देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम, यहाँ पर ये कार चल रही है तो डिस्प्लेस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर आके ये कार रुक गई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉप्स एट पॉइंट Q। अगर कार आके रुक गई है मतलब हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, हमारी कार आगे नहीं जा रही, तो डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं कुछ। तो कितना यहाँ पर, ये कितना पॉइंट है, वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है हमारी? 0। तो यहाँ पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो ये हमें गिवन है। अब उसके बाद हम लिखेंगे व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट
वी हैव टू फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, वैसे वो आपको क्लियर है, हमें फाइंड करना है टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच क्यू। मतलब बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, टाइम मतलब टी, और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, मतलब हमें एक्स फाइंड करना है, कितनी कार डिस्प्लेस हुई है या कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, तो टी और एक्स हमें फाइंड करना है। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे जाके सॉल्व करते हैं। अब देखो ये मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है, आपको पता है हमारी मैपिंग कहती है जब हमने आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर लिया, गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड, तो फॉर्मूला ये है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2t² माइनस टी क्यूब बाई 3। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, राइट हैंड साइड में एक ही वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है 2t² का, मुझे डेरिवेटिव करना है टी क्यूब बाई 3 का। तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2 बाहर, मुझे डेरिवेटिव करना है t² का। अब 1/3 भी कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो, तो मुझे डेरिवेटिव करना है t³ का। तो विच एम्प्लाइज dx बाई डी टी 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है t। 3 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है t। ठीक है जी, तो विच एम्प्लाइज dx बाई डी टी कितना आ गया 4t, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 माइनस, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट कर दो, कितना रह गया t², t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1। बट वी नो एट पॉइंट Q dx बाई डी टी कितना है 0, मतलब कि वेलोसिटी कितनी है 0, जो मैंने आपको अभी समझाया। तो विच एम्प्लाइज 4t माइनस t² इज इक्वल टू 0, तो इसको मैंने 0 फिल कर दिया। तो यहाँ से आप t को कॉमन ले लो, 4 माइनस t इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज ईदर t इज इक्वल टू 0 और 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आपको पता है t 0 कब था, एट पॉइंट 0, ठीक, और सॉरी एट पॉइंट p। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंस एट पॉइंट p टाइम इज इक्वल टू 0, ये गिवन था। ठीक है, so therefore t is equal to 0 at point Q is rejected। तो इस वैल्यू को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। रीजन मैंने आपको बता दिया कि हम Q पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर t 0 नहीं हो सकता। t 0 कहां पर था, पॉइंट P पर, वो हमें गिवन था। ठीक है, तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड्स। तो हमारा एक आंसर तो आ चुका है। उन्होंने बोला था ना कितना टाइम लगा, देखो, तो देखो हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, हमने Q पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल ली। Q पॉइंट पर मतलब कि हमारा, देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, अब ये टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो चेंज करने के लिए डेरिवेटिव कर दिया। अब उसको मैंने 0 रखा वेलोसिटी को, Q पॉइंट पर वेलोसिटी को 0 इसलिए रखा
क्योंकि मैंने आपको समझाया कि क्यू पॉइंट पे जब कार रुक गई मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी ख़त्म है, तो क्यू पॉइंट पर हमारा टाइम कितना आ गया 4 सेकेंड, मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 4 सेकेंड्स लगे। अब डिस्टेंस निकालना है। अब वी नो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना है, वो रही है टी स्क्वायर 2 माइनस टी बाय 3। तो x एट t इज इक्वल टू 4, वो भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 का स्क्वायर 2 माइनस 4 बाई 3, तो यहाँ पर कितना आएगा 16। 6 माइनस 4 बाई 3 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 इंटू 2 बाई 3, तो विच इम्प्लाइज x t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। कितना आ गया 32 बाई 3। यहाँ पर बुक में मीटर लिखा गया तो मीटर लिख लेना, जो भी लिखा गया तो आप लिख सकते हो, तो मैंने मीटर लिख दिया। तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया। आई होप आपको मैंने क्वेश्चन जो समझाने की कोशिश की है वो समझ आया होगा। अब क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल कर। अब देखो बेसिकली हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था, इसमें स्टेटमेंट में कुछ इतनी मुश्किल नहीं बात नहीं थी कि कार स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक गई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टी है वो मैंने को बता दिया, गिवन ये फॉर्मूला था। प्रॉब्लम यहाँ पर थी कि वेलोसिटी, प्रॉब्लम यहीं पर थी कि ये जो वेलोसिटी का कंसेप्ट है ये कहाँ से आ गया, और साइंस कि जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स नहीं होते उनको ये समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम को स्पीड से रिलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको वही समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कार यहाँ से छोड़ी यहाँ पर आके रुक गई, ऐसा थोड़ी रुकती है। तो स्पीड हमेशा इसी तरह से काम करती है कि 100 किलोमीटर पर आवर मतलब वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर जाएगी। मतलब अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो तो उसकी अगर जो स्पीडोमीटर में जो मतलब कि जो नीडल है उसकी अगर यहाँ पर 60 पर आ रही है, मतलब आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो। बट वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब हमारी चीज़ अपनी जगह से यहाँ तक पहुँच गई कितना टाइम लगा, उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ किया। वेलोसिटी 0 क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर आके कार रुक गई, मतलब हमारी dx बाई डी टी इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये हिडन था। वी हैव टू फाइंड टाइम और x। तो जब जस्ट मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, इसको मतलब कि इसको dx बाई डी टी में वेलोसिटी की वैल्यू 0 थी, उसको 0 के इक्वल पुट किया। अब ये टाइम 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये टाइम p पर 0 था, q पर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 4 सेकेंड्स आया, मतलब हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए 4 सेकेंड्स लगे। अब इसी टाइम को मैंने इस फंक्शन में फिल किया तो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को या पहली एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो मैंने आपको इजी वे में समझाने की कोशिश की है वेलोसिटी कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो। मैं आपका जो आंसर है वो करने की कोशिश करूँ। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 43 की बात करते हैं। ए वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। अब इन्वर्टेड कोन कोई नई बात नहीं है, कोन को जस्ट उल्टा करके रखा गया। देखो हम नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ, ये देखो नॉर्मली कोन को हम इस तरह से बनाते हैं। तो अगर हम कोन को इस तरह से कर देंगे तो ये इन्वर्टेड कोन हो गया, ठीक है। विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, मतलब वो सीधा खड़ा है, वर्टेक्स लोअर सबसे नीचे उसका वर्टेक्स है। इट्स सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5। वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब उसमें पानी भरा जा रहा है या डाला जा रहा है। तो एक कोन की शेप में एक वाटर टैंक बना हुआ है। देखो आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कोन की शेप में एक वाटर टैंक है। अब इसमें हम पानी फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें पानी फिल कर दिया, ठीक है। कितनी स्पीड में कर रहे हैं, 5 क्यूबिक पर मीटर पर आवर। तो इस हिसाब से हम इसमें पानी भर रहे हैं। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग। अब ये पानी है तो ये पानी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। व्हेन द डेप्थ ऑफ एट द इंस्टेंट व्हेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ 4 मीटर। तो जब पानी डेप्थ और हाइट एक ही बात होती है। देखो अगर आप देखो यहाँ पर खड़े हो और ये फ्लोर है तो आप बोलोगे ये डेप्थ है।
अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये आप बोलोगे ये हाइट है। समझे आप मेरी बात, कि अगर आप ऊपर खड़े हो नीचे देख रहे हो तो डेप्थ होगी, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ये उसकी हाइट होगी। तो जब पानी 4 मीटर ऊंचा होगा तो तब हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? वाटर का। ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं कि ये जो पानी है, ये जो पानी है एट फाइंड द रेट एट विच, ये जो लेवल है ये ऊंचा जा रहा है, मतलब ये जो है ये इस वाटर की हाइट है ना, तो dH/dt हमें निकालना है। अब T कैसे आया? देखो आपको पता है सब कुछ, पानी इसमें किस हिसाब से भर रहा है? 5 मीटर क्यूब पर आवर। तो सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? T। तो फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब इसकी हाइट किस तरह से बढ़ रही है इस कोन में, वो हमें फाइंड करना है। और आपको पता है ये किसका क्वेश्चन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, मतलब एक्सरसाइज 6.1। तो यहाँ पर हमारी मैपिंग कहती है कि डायग्राम इफ नीडेड एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक बार लिख लो। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। अब देखो ये बेसिकली आपकी डायग्राम है, मतलब ये कौन है, इसको क्या बोल रहे हैं हम? वाटर टैंक। ठीक है, इसकी हाइट है, ये रेडियस है, ये इसका सेमी वर्टिकल एंगल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने आपको बता ही दिया, ये टाइम मतलब टी है, सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो। आप चाहो तो मैं इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो अंडरलाइन कर देता हूँ। तो यही इसमें मेन पढ़ने वाली बात है। तो फाइंड द रेट एट विच वाटर इज राइजिंग, लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ये 4 मीटर गिवन है, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक, अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है? देखो इन क्वेश्चंस में देखो सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ये कौन सा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद हम लिखेंगे, हमारी मैपिंग कहती है डायग्राम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद गिवन। तो गिवन क्या है? अब देखो ये कौन है? ये कौन है? वाटर टैंक है। ठीक है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इसमें हम पानी डाल रहे हैं, तो ये सारा पानी है, इसमें पानी फिल हो रहा है। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ वॉल्यूम क्या होता है? किसी चीज़ में कुछ डालने की क्षमता, वो कितनी चीज़ वो ले सकता है। तो मान लो एक बॉटल है, उसमें 300 ml पानी है, तो वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं है तो ध्यान से देखो, इसके मैंने यूनिट्स क्या लिखे थे आपको समझाते टाइम क्वेश्चन को। 5 मीटर क्यूब पर आवर। मीटर क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें जो है वो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम नहीं गिवन, सॉरी, dV/dt गिवन है 5 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, इसको आप नंबर 1 लिख लेना। अब यहाँ मैं प्लस डालूंगा। अब प्लस क्यों लिखा है आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रेट 2 तरह की होती है। अगर टाइम के बढ़ने से वॉल्यूम घट रहा है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, अगर टाइम के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे। देखो अगर टाइम के बढ़ने से वॉल्यूम घट रहा है तो माइनस लिखेंगे, अगर टाइम के बढ़ने से वॉल्यूम मतलब कि बढ़ रहा है तो प्लस लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, 1 घंटे में 5 मीटर क्यूब पानी आ रहा है, 2 घंटे में कितना होगा? 10 मीटर क्यूब। तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारा, तो इसे मैंने यहाँ पर प्लस लिखा है। आप यहाँ पर लिख सकते हो वेयर वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों लिखा है? क्योंकि जो वाटर हम फिल कर रहे हैं वो कोन की शेप मतलब कि वो जो टैंक है उसमें फिल कर रहे हैं। अगर ये सिलेंड्रिकल शेप में होता तो मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखता। ठीक है, आई होप पहले आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब गिवन और भी है, सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा, ये भी हमें गिवन है। ये कितना है? tan इनवर्स 0.5। ठीक है, अब देखो ये गिवन है, इसको मैं ऐसे ही लिख के रख देता हूं क्योंकि इसको नंबर दे दो 2। अब इसको मैंने ऐसे इसलिए छोड़ा कि इसको यूज कैसे करेंगे। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर करना चाहूं तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 14 आप जाके, अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज वो जाके देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट इसके जैसा ही है, जस्ट उसमें जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे से हैं, मतलब ज़्यादा क्लैरिटी है चीज़ में। यहाँ पर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो
ये बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हमने गिवन लिख लिया, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है। अब वैसे मैंने आपको वो भी बता दिया है कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर हम इसमें पानी फिल कर रहे हैं, इसमें हम पानी फिल कर रहे हैं, तो मतलब हमें यहाँ पर वाटर, देखो पानी फिल कर रहे हैं, जैसे जैसे पानी फिल करते जाएंगे यहाँ पर एच जो है, मतलब इसकी हाइट जो है, पानी की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हमें डी एच बाई डी टी फाइंड करना है, वेयर एच क्या है, हाइट, या आप कह लो डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपको पहली बार क्लियर होगा। यहाँ मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कि ये वाटर लेवल है, तो ये टाइम के हिसाब से इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम इसमें पानी फिल करते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किस चीज़ में पानी फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं उसमें, तो वो टाइम के हिसाब से पानी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो ये वाटर लेवल है तो ये इंक्रीज करेगा। तो ये हमें फाइंड करना है। अब आपको पता है हमारी जो मैपिंग है वो क्या कहती है। देखो सब कुछ हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डायग्राम भी होगी, गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड, फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक, इसको हम क्या बोलेंगे, कोन। कितना होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप देख भी सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिखा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आपको पता है इसको हम उसके बाद क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट एंड वी गेट अवर रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज जो हमें निकालनी होती है। तो ऐसे करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आएगी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, अब प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। वीडियो पे नहीं जा सकते तो आपने कहीं ना कहीं पर नोट्स तो उसके बनाए होंगे। तो वहाँ पर ना ये क्वेश्चन में गिवन था सॉरी, कि हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस ऑफ बेस। उसमें ना हमें हाइट सीधा गिवन थी 1/6 रेडियस। तो मैंने क्या किया था, रेडियस की वैल्यू 6h निकाल ली थी, यहाँ फिल कर दी थी, क्योंकि मुझे dh/dt निकालना था, तो मैंने रेडियस को h में कन्वर्ट कर लिया था। अब यहाँ पर वो सीधी बात नहीं दी गई है, अब वो करना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं r और h। तो यहाँ पर आपको पता है यूजिंग 2 हमने आज ही लिखा है कि सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, tan इनवर्स 0.5। अब उसको समझाने के लिए आपको देखो, अगर आप मेरे से पढ़े हो ना, आपको पता है ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यस, एक्सरसाइज 6.5 में 25 और 26 जो क्वेश्चन है वो सेमी वर्टिकल एंगल के ही हैं। ठीक है, तो हमें पता है इसको मैं बनाना चाहूँ तो इसको एक नेम दे दो, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, तो ये कितना होता है 90। अब देखो आप ऐसा करो, इसको ना पहले थोड़ा सा चेंज कर लो, इस इन्वर्स को आप इधर ले तो tan थीटा बन जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू 0.5 मतलब 5/10। तो अगर इसको कट करोगे तो ये 1/2 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब ये क्यों आया, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, आपको अभी पता लग जाएगा। अब देखो मैंने ट्रायंगल्स को नेम दिया ABC, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने आपको 6.5 में बताया था, थीटा के सामने देखो ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना। अगर यहाँ पर मैं फाई की बात करूँ तो फाई के सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर मतलब आर, और बेस कौन सा होगा, फिर एच, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज ही है। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको नंबर दे दो, इसको नंबर दे दो आप 3 और इसको नंबर दे दो आप 4। तो हम लिखते हैं
ऑन कंपेयरिंग 3 and 4, ये भी tan थीटा की वैल्यू है, ये भी, तो r बाई एच इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करोगे तो 2r इज इक्वल टू h, तो विच एम्प्लाइज r की वैल्यू अब निकाल लो h/2, ठीक है। तो इसको नंबर दे दो 5। अब r की वैल्यू क्यों निकाल ली है, क्योंकि मुझे dh/dt फाइंड करना है, तो सब कुछ आप h में कन्वर्ट कर लो। तो नाउ वॉल्यूम कितना आएगा अब हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 पाई r की वैल्यू h/2 आप फिल कर दो इनटू h। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 14 से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हो, वहाँ पर हमें डायरेक्टली h की वैल्यू गिवन थी 1/6r, यहाँ पर ये हमने खुद से निकाली है। तो कितना आएगा 1/3 पाई h स्क्वायर बाई 4 इंटू h, तो विच एम्प्लाइज 1/3 4 12 पाई h क्यूब। अब ये एक वेरिएबल में आ चुका है, तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, t के। अब क्यों t के करना है, क्योंकि सब कुछ टाइम के विद रिस्पेक्ट टू चेंज कर रहा है। हमें dv/dt जो गिवन है, मतलब वो भी हमें विद रिस्पेक्ट टू t गिवन है, तो इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। तो मुझे डेरिवेटिव करना है v का, मुझे डेरिवेटिव करना है 1/12 पाई h क्यूब का। अब 1/12 पाई तो कांस्टेंट है, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है h क्यूब का। तो विच एम्प्लाइज dv/dt कितना आएगा 1/12 पाई 3h स्क्वायर, पावर पहले आगे एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, h। अब ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर थे, तो इसको कट कर लो, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा dv/dt इज इक्वल टू 1/4 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt। बट आपको पता है, वी नो dv/dt हमें गिवन है कितना, 5 क्यूबिक मीटर पर आर। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो यूजिंग 1, ठीक है। तो उसकी वैल्यू फिल कर लो यहाँ पर, 5 इज इक्वल टू 1/4 पाई h स्क्वायर dh/dt। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 20 अपॉन पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू dh/dt। देखो ये हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गई। आपको पता है हमें यही निकालनी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट की किस तरह से चेंज हो रही है। अब ये बढ़ती जाएगी, बट हमें किसी खास पॉइंट पे निकालना है जब ये हाइट कितनी हो, 4 मीटर, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हेन, जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी गई वही यूज़ कर लेते हैं, डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर इज़ 4 मीटर। जब डेप्थ ऑफ वाटर 4 मीटर है तो कितना आएगा dh/dt एट हाइट कितनी लूँगा मैं, 4 मीटर, ठीक। तो कितना आ जाएगा 20/पाई, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, तो 20/16 पाई। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यूनिट्स को लिखना है तो ये हाइट है मीटर पर आर। और अगर आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने इसकी वैल्यू फिल की है 22/7, 20/16 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये यहाँ पर यूज़ किया। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 20 इंटू, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 16/22। तो सॉल्व करते हैं इसको, 4 5 16, तो ये कितना आ गया
35/88 मीटर पर आवर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इज 35/88 मीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 35/88 उसका जो लेवल है वो ऊपर चला जाएगा, तो इस हिसाब से चेंज करेगा। देखो ये क्वेश्चन हमने बहुत इजी सॉल्व कर लिया। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को पहचाना कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब एक्सरसाइज 6.1 का है, क्योंकि इसमें हमें पानी किसी टैंक मतलब कि वाटर टैंक में भर रहा है, मतलब वो 5 क्यूबिक मीटर पर आवर से भर रहा है, मतलब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हमें फाइंड करना है, इसका लेवल फाइंड करना था, dH/dt हमें फाइंड करना था, तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 1/3 πr²h। प्रॉब्लम क्या थी कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दो वेरिएबल हैं, तो मैंने क्या किया, सेमी वर्टिकल एंगल गिवन था tan इनवर्स 0.5, तो मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली 1/2। तो यहाँ पर मैंने सेमी वर्टिकल एंगल का फॉर्मूला लगाया, मतलब tan थीटा का फॉर्मूला लगाया, सॉरी P/B, तो वो R/, वहाँ से मेरी H की वैल्यू सॉरी R की वैल्यू कितनी आ गई, H/2। अब उसको मैंने फिल किया, डिफरेंशिएट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा आंसर है वो आ गया। तो देखो कितनी ईजिली हमने क्वेश्चन को कर लिया, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से करना है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 44 की बात करते हैं। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड्स रेट। तो रेट निकालनी है हमें किसकी, लेंथ की, ऑफ शैडो। ठीक है, तो रेट निकालनी है, मतलब इतना तो हमें क्लियर हो गया 90% की ये क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का है। ठीक है, अब देखो और इंपॉर्टेंट लाइन लिखते हैं। एक मैन ऑफ हाइट, ए मैन है, उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, वो चल रहा है, उसकी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। अवे फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट विच इज 6 मीटर हाई। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देख लो, ये समझ लो आप, ये आपकी अर्थ है, यहाँ आपकी सड़क है, कुछ मर्जी लगा लो। तो यहीं पर लैम्प पोस्ट होगा, ये आपका लैम्प पोस्ट है। लैम्प पोस्ट मतलब यहाँ पर कुछ लाइट लगी हुई है, खंबा बोल लो उसको, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, तो ये 6 मीटर हाई है। अब एक मैन है जिसकी हाइट कितनी है, ये आदमी है 2 मीटर। अब वो वैसे चलो थोड़ा सा अच्छा नहीं, चलो ठीक है, जो कोई बार रफ ही है, बाद में बना के दिखाऊंगा। तो ये जो मैन है ये इससे दूर जा रहा है, लैम्प पोस्ट ये है, तो ये लिखा हुआ है ना अवे, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। तो अगर यहाँ से इसकी रोशनी आ रही है तो इसकी जो शैडो है, इसकी जो शैडो है ये वाली बनेगी, तो ये इसकी क्या होगी, शैडो होगी। देखो आप खुद इमेजिन करके देखो, पीछे आप लाइट के पीछे खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आपकी जो शैडो है वो यहीं पर बनेगी। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से मान लो इधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, अब देखो आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा अंधेरा किया है। अब मान लो ये एक पेन है वैसे तो, ठीक है, ये मैन है, ये कुछ खड़ा है यहाँ पर, और पीछे से लाइट आ रही है यहाँ से। ध्यान से देखो, इसकी जो इमेज है, सॉरी शैडो है, वो पीछे बन रही है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको ब्लैक ब्लैक शैडो। तो ये इस तरह से शैडो बनेगी। आप ये समझ लो कि ये लैम्प पोस्ट है, ये जो मेरा फ़ोन है, ये जो आदमी है वो ये पेन है, तो ये उसकी शैडो बन रही है, मतलब शैडो इसी तरफ बन रही है, इसकी राइट साइड बन रही है, तो ये इसकी शैडो है। आई होप पहले आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको ये वाली शैडो वाली बात क्लियर हो गई होगी, इसकी शैडो आगे ही बनेगी। तो अब दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये मैन है, ये 2 मीटर है, ये लैम्प पोस्ट है 6 मीटर है, तो ये इसकी शैडो है, ये इसकी शैडो है। ठीक है, और ये इसने डिस्टेंस कवर कर लिया। ये किस हिसाब से किया है, ये ध्यान से देखो, अगर ये x है और ये y है, मान के चलो ये x है ये y है, तो ये जो x है ये
डिस्टेंस है लैंप पोस्ट और आदमी के बीच में, और ये कितनी स्पीड पे जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब ये जो एक्स है ये चेंज हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और टाइम के बढ़ने से एक्स भी इंक्रीज करेगा, मतलब ये पॉजिटिव रेट है। तो ये हमें गिवन है। और जो रेट एट विच शैडो, अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, देखो अगर आप लैंप पोस्ट के पास खड़े होगे, ठीक है, फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो ये लाइट आपको दिख रही होगी, ठीक है, तो मान लो ये आदमी है कोई, ठीक है, ये बिल्कुल पास है इसके, तो इसकी ध्यान से देखो शैडो बहुत पास है। अब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसकी शैडो ना वो लेंथ में इंक्रीज होती जाएगी। ध्यान से देखो, मैं आपको पूरा दिखा नहीं पा रहा, तो ध्यान से देखो इसकी शैडो जो है ना वो इंक्रीज होगी। मतलब शैडो जो है ना, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आप लाइट के नीचे खड़े हो, जैसे एक और एग्जांपल मेरे को अभी दिमाग में आई है, जैसे दोपहर को अगर आप बाहर जाओगे तो सूरज बिल्कुल आपके ऊपर होता है, तो आपकी जो शैडो है ना वो शैडो बहुत छोटी बनती है, बिल्कुल आपके नीचे बनती है। अब जब सूरज बिल्कुल छिप रहा होता है या जब वो राइज हो रहा होता है, तब हम जैसे जैसे मतलब कि उससे दूर जाएंगे, मतलब हमारी जो शैडो है वो लंबी बहुत दूर बनती जाएगी। तो वही यहाँ पर है, अगर हम बिल्कुल लाइट के नीचे होंगे मतलब सूरज हमारे ऊपर है, शैडो छोटी होगी। जैसे जैसे हम लैंप पोस्ट से दूर जाएंगे, हमारी शैडो जो है वो इंक्रीज करेगी। मतलब हमें dy/dt निकालना है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर पहले मैं डायग्राम जो है वो बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, वही ये लैंप पोस्ट है, ये मैन है, ये उसकी शैडो है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये रेट ऑफ चेंज वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डायग्राम हमने बना ली, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो कौन है? टाइम, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर सब कुछ टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। अब उसके बाद गिवन, ठीक है। अब गिवन क्या है हमें? अब वैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि जो आदमी है, देखो सबसे पहले लिखना है वो भी लिख लो, EF मतलब मैन, वो कितना है? 2 मीटर हाई, ठीक है। AB मतलब लैम्प पोस्ट, ये भी हमें गिवन ही है ना, वो कितना है? 6 मीटर हाई, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये जो मैन है ये इधर की ओर जा रहा है, ये अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट जा रहा है ना। कितनी स्पीड है इसकी? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये इस तरह से जा रहा है, आपको पता है ये x जो है, ये डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैंप पोस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट x इज डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैंप पोस्ट, ठीक है। तो आपको पता है अगर आदमी अवे जा रहा है तो ये जो x है ये इंक्रीज करेगा। तो हमें और क्या गिवन है? देयरफॉर dx/dt कितनी गिवन है? 5 किलोमीटर पर आवर। इसको आप नंबर 1 लिख लो। अब ये पॉजिटिव रेट है क्योंकि टाइम के बढ़ने से x भी इंक्रीज करेगा, तो ये हमें गिवन है। तो मैन भी हो गया, लैंप पोस्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद वी हैव टू फाइंड, तो वैसे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया रेट एट द लेंथ ऑफ हिज शैडो। ये जो शैडो है ना, ये जो शैडो है मतलब y, तो बेसिकली हमें dy/dt इसकी रेट निकालनी है ना। तो बेसिकली हमें ये जो शैडो है ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो वो फाइंड करनी है कि जितनी दूर हम जाएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम लैंप पोस्ट के पास हैं तो हमारी जो शैडो छोटी होगी, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो हमारी शैडो इंक्रीज करती जाएगी। वही हमें निकालना है, dy/dt निकालना है। अब देखो इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होती है। अब देखो मैं आपको वैसे समझा दूं, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन से कंपेयर करना चाहते हो तो एक्सरसाइज 6.1 का 10th क्वेश्चन जो है लैडर वाला क्वेश्चन है, वो इसी जोन का है। ऐसे कोई डायरेक्ट सिमिलैरिटी नहीं है, बट वैसा सा ही क्वेश्चन है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इन क्वेश्चंस में दिक्कत क्या होती है, देखो मैं आपको मैपिंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है
हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डायग्राम, गिवन, फाइंड, सब कुछ लिख लिया। अब इसके बाद फॉर्मूला एज रिक्वायर्ड और डेरिवेटिव करना। अब यहाँ पर ना बेसिकली सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला बनता नहीं है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ता है। आपको लैडर वाले क्वेश्चन में भी याद होगा। तो आपको पता है या मैं कैसे करूँगा, इन ट्रायंगल हमें रिलेशन निकालना है ना। यहाँ दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, ये बड़ी वाली ए बी सी एंड ई एफ सी, ई एफ सी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब आपके सामने यहाँ पर एंगल सी, एंगल सी, ये दोनों में कॉमन है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये मैन है, ये कितना एंगल बन रहा है इसका, यहाँ से 90, ये भी 90। तो मतलब हमारा जो बी और एंगल एफ है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का बी, ये दोनों क्या हैं, 90 डिग्री। और अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो जाएं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएं, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई एफ सी। मतलब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपको पता है उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, बट उनकी जो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन होती है वो सेम होती है। तो मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स की मतलब की प्रॉपर्टी है। देखो वैसे भी आपको पता, मैंने आपको बताया कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं वो उनका शेप बिल्कुल सेम होती है, उनका साइज वेरी कर सकता है, सबके सामने ही है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर इसकी मैं बड़ी साइड लूँ ए बी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ई एफ, इज इक्वल टू, यहाँ पर कौन सी है इसकी बड़ी साइड, देखो बी सी, इसकी छोटी साइड कौन सी है, एफ सी, इसकी बड़ी साइड कौन सी है, ए सी, इसकी बड़ी साइड, ये वाली साइड कौन सी है, ई सी। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, सेम। अब इसको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, क्योंकि ये मतलब कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, जो हमें चाहिए हम वही लिख लेते हैं। जैसे ए बी की वैल्यू देखो, ए बी मुझे चाहिए, ई एफ गिवन है मुझे चाहिए, बी सी भी मुझे चाहिए क्योंकि इसमें एक्स और वाई आ रहे हैं, एफ सी भी मुझे चाहिए, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब ए बी कितना है 6, ई एफ कितना है 2, बी सी कितना है आप मेरे को बताओ, एक्स प्लस वाई, बी सी कितना है एक्स प्लस वाई, और एफ सी कितना है वाई। ठीक, तो यहाँ पर इसको कट कर दो आप, तो कितना आएगा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, विच एम्प्लाइज 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, विच एम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास x और y में रिलेशन आ चुका है, और आपको पता है कि हमें x के बारे में भी मतलब कि dx बाई dt की वैल्यू पता है, dy बाई dt हमें निकालना है। तो विच एम्प्लाइज आप ऐसा करो, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लिख लो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है x बाय 2 का, ठीक है, ये x बाय 2 है। तो 1/2 कांस्टेंट है, मुझे बाहर निकाल लो, मुझे डेरिवेटिव करना है dx बाय dt, सॉरी x का, ठीक है। तो dy बाई dt तो मुझे निकालना है 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब dx बाई dt आपको पता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यूजिंग 1 dx बाई dt आपको पता है ये इंक्रीज हो रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो विच एम्प्लाइज dy बाई dt कितना आ गया 1/2 इंटू 5। तो विच एम्प्लाइज dy बाई dt कितना आ गया 5/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ
एट द रेट 5/2 किलोमीटर पर आवर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये लैम्प पोस्ट है, ये मैन है, ये इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है, ऑब्वियसली बात है चेंज कर रहा है, तो ये dx/dt हमें गिवन है, dy/dt हमें फाइंड करना था, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, तो मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज़ किया। ये एंगल कॉमन है, ये 90-90, तो दो एंगल्स अगर इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो उनकी ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो गई। तो मैंने वैल्यूज फिल की, तो y और x में रिलेशन आ गया, डेरिवेटिव किया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।